नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमने आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और मैं आपके साथ तब तक खड़ा रहूँगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा और आपके हाथ में जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा। पूरी की पूरी क्लासेस लूँगा। इन क्लासेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे और लोको पायलट के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। और जितने भी मेरी तरफ से आपके लिए हो सकेगा वो सारी चीज़ मैं करूँगा। बस आपको मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप बीच में छोड़ के नहीं जाओगे और अगर मेरे साथ आपने कसम खा ली है कि आप लोको पायलट बन के रहोगे फ्रेंड्स, तो बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की आपकी है, जिसमें मैं इंजीनियर ड्राइंग का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि मैंने इंजीनियर ड्राइंग की 5 क्लास कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना। इनमें हमारा यूनिट फर्स्ट अभी चल रही है। मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में सिलेबस बताया था, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा हो तो आप जरूर जाके सिलेबस देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा बताया था कि हम किस तरीके से इंजीनियर ड्राइंग को पढ़ेंगे। तो मैंने वहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट बताई थी और यूनिट फर्स्ट की ये आपकी क्लासेस चल रही हैं अभी तक, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट में जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है एक क्लास कल और आपको मिले यूनिट फर्स्ट की, उसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यूनिट फर्स्ट की जो मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी फ्रेंड्स, उसमें मैं इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ इंस्ट्रूमेंट कराए हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आरआरबी एएलपी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग बोल रहे हो कि सर क्वेश्चन कराइए, तो मैं आपको बता दूं आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप चैप्टर खत्म होने का थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा स्वयं उस चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे। अब आपका काम ये बनता है कि जितना भी मैंने पीछे क्लास ली है, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो उनको जरूर आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। पूरे नोट्स को रिवाइज कर लेना जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको कराऊं फ्रेंड्स, तो आपको मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करना है। अगर आप सभी क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हो तो समझ लेना आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जो आपको लोको पायलट बना के छोड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए इंजीनियर ड्राइंग में, जिसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्रेंड्स सेट स्क्वायर, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? सेट स्क्वायर के बारे में, ठीक है। देखो, सेट स्क्वायर मेनली एवरी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, आप सभी ने छोटे पे एक बॉक्स खरीदा होगा, ठीक है ना। उस बॉक्स में जब भी आप खरीदते हो तो उसमें क्या निकलता था? स्केल निकलता था, कंपास निकलता था और आपका सेट स्क्वायर निकलते थे, ठीक है। 2 सेट स्क्वायर निकलते थे आपके, वो दोनों के दोनों इस तरीके से आपको दिखते थे, ठीक है ना। तो कुल मिला के सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर दिखने में किस तरीके के होते हैं, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सेट स्क्वायर दिखने में इस तरीके के होते हैं और ये आपके 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि सेट स्क्वायर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको याद रखना है सेट स्क्वायर टोटल 2 टाइप्स के होते हैं और उनके नाम याद रखना है। देखिए, 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं। एक का नाम होता है 30-60 सेट स्क्वायर, ठीक है ना। एक का नाम क्या होता है? 30-60 सेट स्क्वायर, और दूसरे का नाम होता है 45-45 सेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं। अब इनका जो ये नाम पड़ा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। नाम कैसे पड़ा है देखिए ध्यान से। ये आपका सेट स्क्वायर है, इसका नाम क्या है? 30-60 सेट स्क्वायर। इसको 30-60 सेट स्क्वायर क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखिए, दोनों सेट स्क्वायर में एक चीज कॉमन है कि दोनों में आपको एक एंगल 90 डिग्री का मिलेगा, ये भी 90 का मिलेगा और ये भी 90 का मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो 30-60 का होता है फ्रेंड्स, इसमें एक एंगल आपका होता है 30 डिग्री का, जैसे ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री का है, और जो दूसरा एंगल होता है फ्रेंड्स वो होता है 60 डिग्री का। इस वजह से इसका नाम होता है 30-60 सेट स्क्वायर, ठीक है। तो 30-60 सेट स्क्वायर का मतलब एक एंगल 30 का रखो और एक एंगल कितने का रखो? 60 डिग्री का, ठीक है। ऐसे ही आपका जो 45-45 सेट स्क्वायर होता है, इसमें ये तो 90 होता है, बाकी दोनों एंगल फ्रेंड्स होते हैं 45 डिग्री के, इस वजह से इसका नाम होता है 45-45 सेट स्क्वायर, ठीक है। यानी एंगल की बेस पर इन दोनों के नाम पड़े हैं। एक का नाम होता है 30-60 सेट स्क्वायर और एक का होता है 45-45 सेट स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, अब इनकी पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप जरा इन दोनों में ध्यान से देखो। यहाँ पर ये दोनों एंगल कैसे हैं? अलग अलग। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। 90 डिग्री तो दोनों में कॉमन है आपका, 90 डिग्री अगर दोनों में कॉमन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 30 और 60 अलग अलग है, यहाँ 45-45 सेम है। तो आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं तो फिर उसके दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इसके दोनों एंगल बराबर है फ्रेंड्स, तो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड कैसी होंगी? इसकी बराबर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने ये
दोनों सेट स्क्वायर लेके जाऊँ और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा 30-60 का है और कौन सा 45-45 का है, तो वहाँ तो लिखा तो होगा नहीं कि ये 30-60 का है, 30-45 का है, तो आप पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का जो सिंपल सा तरीका है कि जिसकी दोनों साइड आपको बराबर मिले, ठीक है ना, जिसकी दोनों साइड बराबर मिले समझ लेना वो आपका कैसा है 45-45 सेट स्क्वायर। और जिसकी दो साइड अलग अलग मिले, जैसे देखो ये साइड लंबी है ये छोटी है, ठीक है ना, और ये तो परपेंडिकुलर हो ही चुका, ठीक है ना, जिसकी दो साइड आपको अलग अलग मिले समझ लेना वो 30-60 का सेट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सेट स्क्वायर को पहचान लोगे इजिली कि कौन 30-60 का होगा, कौन 45-45 का होगा। सिंपल सा है कि 45-45 में दो साइड बराबर, 30 साइड में एक लंबी होती है और एक छोटी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया सेट स्क्वायर 2 टाइप का। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, उनका नाम क्या होता है 30-60 और 45-45 सेट स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इनके एंगल से पूछा जाता है फ्रेंड्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों को सेट स्क्वायर को मिला के वो आपसे एंगल पूछेगा, तो वहाँ पर आपके दिमाग में ये पॉइंट जरूर रहना चाहिए कि अगर इस टाइप का आपको सेट स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है तो इसमें ये 2 45 के होंगे और एक 90 का होगा, और अगर आपको इस टाइप का दिखाई पड़ रहा है तो ये 30 का, ये 60 का और ये 90 का होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है सेट स्क्वायर में। जब आप क्वेश्चन करोगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर देख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट वो है यूज़, कि सेट स्क्वायर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि सेट स्क्वायर से हम, सेट स्क्वायर की मदद से हम कैसी कैसी लाइन या क्या क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो सेट स्क्वायर का उपयोग होता है वो मेनली 4 टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन से 4 टाइप है? पहला हम सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने में, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन, ये लाइन होती है, इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन या हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा सेट स्क्वायर का, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा, क्या सेट स्क्वायर से निम्नलिखित में से किस तरह की रेखा खींची जा सकती है? 3 अलग रेखाओं के नाम दे देगा और एक रख देगा क्षैतिज रेखा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेट स्क्वायर की मदद से क्षैतिज रेखा खींच सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो उपयोग होता है इसका वो होता है वर्टिकल लाइन खींचने में, ठीक है। वर्टिकल लाइन का मतलब ऐसे करके लाइन खींचने में, ठीक है, खड़ी हुई लाइन, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। जैसे देखो आप इससे, इसकी मदद से ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लोगे, ठीक है ना, इसकी मदद से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे। तो क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा दोनों रेखाओं को हम सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट होता है इसका इंक्लाइंड लाइन, जिसे हम बोलते हैं झुकी हुई रेखा, ठीक है ना। जो किसी एक एंगल पर झुकी हुई रेखा होती है वो भी हम इससे खींच सकते हैं। कैसे? देखो जैसे ये वाली लाइन है, अब इस सेट स्क्वायर के रख के अगर आप ऐसी लाइन खींचोगे फ्रेंड्स तो देखो एक एंगल पे झुकी हुई है कि नहीं है। ऐसे इसमें देखो अगर आप ऐसे करके लाइन खींचोगे तो देखो ये एक एंगल पे झुकी हुई है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इंक्लाइन लाइन या झुकी हुई रेखा भी हम सेट स्क्वायर की मदद से खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा, कोड बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम फ्रेंड्स कोड भी बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सेट स्क्वायर कंबाइन करके आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कैसे सेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो सेट करके हम इनसे एंगल भी बना सकते हैं, पर सभी एंगल को नहीं बना सकते, कुछ फिक्स एंगल होते हैं। इस वजह से हम इन सेट स्क्वायर का उपयोग कर एंगल नहीं बनाते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं एंगल बनाने के लिए? प्रोटेक्टर का, प्रोटेक्टर का, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सेट स्क्वायर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जैसे हमारे पास प्रोटेक्टर हो तो हमसे जैसे अगर कोई भी बोल दे कि आप 72 डिग्री का एंगल बनाइए तो हम तुरंत बना देंगे, ठीक है। बट जो आपका सेट स्क्वायर होता है इसमें हम फिक्स्ड होते हैं कि आप इतनी डिग्री का बना सकते हो, इसके अलावा और कोई डिग्री का नहीं बना सकते हो। इस वजह से हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके टोटल 4 काम बताए मैंने। पहले क्या बताया कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हो, दूसरा आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हो, तीसरा इंक्लाइन लाइन खींच सकते हो, और चौथा कि ये कोड बनाने के लिए उपयोग में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 काम हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से हम जैसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा तो उसमें से पूछेगा कि इनमें से किसको हम सेट स्क्वायर की मदद से नहीं बना सकते हैं, और 3 इसमें से रख देगा, एक अलग रख देगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सेट स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन भी खींच लेंगे, प्लस इंक्लाइन लाइन भी खींच लेंगे, और कोड बनाने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका उपयोग। उसके साथ साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो टी स्क्वायर होता है इसका उपयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है फ्रेंड? सेट स्क्वायर के साथ, ठीक है ना। जब भी हम टी स्क्वायर पर काम करेंगे तो हमारे पास सेट स्क्वायर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि टी स्क्वायर ज़्यादातर काम सेट स्क्वायर के साथ ही करता है। अकेला सेट अगर आप टी स्क्वायर ले लोगे तो उससे सिर्फ आप हॉरिजॉन्टली लाइन खींच पाओगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर
स्क्वायर है, तो आप उससे ये चारों के चारों काम कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींच लोगे, वर्टिकल लाइन भी खींच लोगे, इंक्लाइन लाइन भी खींच लोगे, और आप एंगल भी बना लोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टी स्क्वायर के साथ हमेशा किसका हम यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर का, ठीक है। पेपर में आपके पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। पेपर में पूछा गया था कि सेट स्क्वायर मेनली किस यंत्र के साथ काम में लाया जाता है, तो आपका आंसर होगा टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर काम में लाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेट स्क्वायर, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। सेट स्क्वायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है 30-60, एक होता है 45-45, ठीक है ना। उसके बाद चार यूज़, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, इंक्लाइन लाइन, और कोड बनाने के लिए यूज़ होता है। और टी स्क्वायर प्लस सेट स्क्वायर के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ये सिलेक्टेड पॉइंट करा रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको एक भी पॉइंट छोड़ने की गुंजाइश नहीं रख रहा हूँ मैं। जितना हो सकता है, जितना पेपर में पूछा गया है, वैसे सेट स्क्वायर बहुत बड़ा है, बट मैं वही पॉइंट लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, जब आप याद करो तो इनमें से एक भी पॉइंट को छोड़ना मत। ये मत सोचना कि ये नहीं आएगा, रहने दो, क्योंकि मैं पहले से छोड़ के आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से भी छोड़ दोगे तो आपका पेपर में भी छूट जाएगा। तो याद रखना है, जितना पढ़ा रहा हूँ उतने को एक एक लाइन को अच्छी तरह अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेट स्क्वायर। अब देखिए जो मेन टॉपिक थे वो मेनली कंप्लीट हो चुके हैं। एक मेन टॉपिक बचा है, वो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, वो है आपका स्केल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उन्हें मैंने ले लिया है, ठीक है, जिनके बारे में आपको पहले से पता होगा। जैसे नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, वो है कंपास, ठीक है ना। तो देखिए कंपास के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, आपको दिख रहा होगा ऐसा कंपास होता है, और आपने कई बार यूज़ भी किया होगा कंपास का, ठीक है ना। हम पेंसिल डाल के उससे सर्कल बनाने में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए कि किसका उपयोग हम सर्कल बनाने में या वृत्त बनाने में करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कंपास का, ठीक है। अब आपको एक अलग से चीज़ क्या याद रखनी है, जो पूछी गई थी पेपर में, इस वजह से मैंने अलग से लिखा है। कंपास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल कंपास, एक होता है लार्ज कंपास, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि स्मॉल कंपास कितने डायमीटर तक के वृत्त आप बना सकते हो स्मॉल कंपास से। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, मिनिमम 25 mm से 50 mm के वृत्त हम इससे बनाते हैं, ठीक है। यानी कि BIS के अनुसार स्मॉल कंपास का उपयोग हम 25 mm से 50 mm के वृत्त बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है स्मॉल कंपास का, ठीक है। अब अगर 50 mm से बड़े होंगे फ्रेंड्स, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे लार्ज कंपास का, ठीक है। अगर हमें 50 mm से बड़ा अगर सर्कल बनाना या वृत्त बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे लार्ज कंपास का, ठीक है। कंपास में दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कंपास का उपयोग क्या होता है, तो सर्कल बनाने में उपयोग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेगुलर शेप बनाने में या रेगुलर सर्कल बनाने में यूज़ करते हैं कंपास का, ठीक है। कंपास दो टाइप के होते हैं, स्मॉलर कंपास और लार्ज कंपास। स्मॉलर कंपास का उपयोग होता है 25 mm से 50 mm के वृत्त को खींचने में, और लार्ज कंपास का यूज़ होता है 50 mm से अधिक के व्यास, याद रखना ये व्यास है, डायमीटर है, ठीक है ना। अगर 50 mm से अधिक व्यास है तो हम फ्रेंड्स किस कंपास का यूज़ करेंगे, लार्ज कंपास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंपास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा फ्रेंच कर्व। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक ही पॉइंट है इसका, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फ्रेंच कर्व नाम है, नाम ही इसका अजीब है, फ्रेंच कर्व, ठीक है ना। बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, और इससे एक ही पॉइंट आता है क्योंकि इसका कोई ज़्यादा बेसिक यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रेंच कर्व दिखने में ऐसा होता है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसका जो यूज़ होता है वो देखिए मैंने लिखा है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है असमान कर्व खींचे जाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अगर हम मान लो हमें इर्रेगुलर कर्व, असमान का मतलब इर्रेगुलर, जैसे मान लो हमें कोई ऐसे करके कर्व खींचना है, ठीक है ना। तो बताइए इस टाइप का कर्व को क्या मैं कंपास से खींच सकता हूँ, तो कंपास इस टाइप के कर्व नहीं खींचता है। कंपास हमेशा रेगुलर कर्व खींचता है। कंपास से आप सिर्फ और सिर्फ गोल कर्व भी फ्रेंड्स बना पाओगे, इस तरीके के इर्रेगुलर या असमान कर्व नहीं बनाते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि असमान कर्व खींचे जाते हैं, वो असमान कर्व जिन्हें हम कंपास की मदद से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सीधा क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, वही मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है। पूछा गया था कि वो कर्व जिसे हम कंपास की मदद से नहीं बना सकते हैं, उन कर्व को हम किसके द्वारा बनाते हैं या फिर किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा फ्रेंच कर्व के द्वारा, ठीक है। जैसे फ्रेंच कर्व है, इसको रखेंगे और हमें मान लो ऐसा खींचना है, तो देखो इसके किनारे से पेंसिल रख के ऐसे करके खींच लेंगे और हमारा कर्व बन जाएगा, ऐसे उठा देंगे, ठीक है ना। तो हमें जब भी असमान कर्व बनाते हैं, और ये अलग अलग शेप के होते हैं, ये मैं समझना इसी शेप का है, बहुत ही टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसा आपको शेप बनाना है आप उसमें से चूज कर लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व का सिर्फ यूज़ पूछा जाता है। यूज़ में बस इतना याद रखना है कि फ्रेंच कर्व का यूज़ उन कर्व्स को बनाने में किया जाता है जिन्हें कंपास नहीं बना सकता है, ठीक है। कंपास हमेशा रेगुलर बनाता है और फ्रेंच कर्व हमेशा इर्रेगुलर कर्व या असमान कर्व को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेंच कर्व। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे इजी
ठीक है ना। इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत यूज़ किया होगा। तो प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है, एंगल बनाने में, ठीक है। प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है, एंगल बनाने में और एंगल को नापने में। दो काम होते हैं प्रोटेक्टर के। एक तो हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल बना सकते हैं, दो लाइनों के बीच में जितनी भी डिग्री का हमें एंगल बनाना है हम बना सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें इनके बीच में एंगल को नापना है तो हम फ्रेंड नाप भी सकते हैं, किसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं प्रोटेक्टर के। और प्रोटेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेमी सर्कल और एक होता है सर्कुलर शेप में, ठीक है। एक होता है सेमी सर्कुलर और एक होता है सर्कुलर, ठीक है। सो सेमी सर्कल से हम मैक्सिमम कितने डिग्री का बना सकते हैं, 1 से 80 डिग्री का, ठीक है ना। सेमी सर्कल से कितने का बन सकता है, मैक्सिमम 1 से 80 डिग्री का। और जो हमारा ये होता है सर्कुलर, इससे हम बनाते हैं 360 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्कल के रूप में होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये सारे के सारे टॉपिक, 4 टॉपिक मैंने कवर करा दिए, सेट स्क्वायर, कंपास, फ्रेंच कर्व और प्रोटेक्टर, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको सेट स्क्वायर से, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है। हो सकता है कल मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूं पूरा का पूरा, ठीक है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, आप पूरी ईमानदारी के साथ चैप्टर को याद कर लेना, फिर के लिए मत छोड़ना, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया फ्रेंड्स तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, चैप्टर को याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसका जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं आपको पूरी की पूरी क्लास एक प्रोवाइड कराऊंगा। इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे के या एएलपी के एग्जाम में पूछे गए उन सब के, ठीक है। अब आपको प्रॉमिस ये करना है कि जब वो मैं क्लास अपलोड करूँ तो उस क्लास को तो पहले देखना है आपको पूरा का पूरा, और साथ ही साथ अपने साथ एक कॉपी में लेके बैठ जाना, उसमें मैं जितने क्वेश्चन कराऊं उसमें आप टिक करते चलना कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए, पूरी ईमानदारी के साथ। एक तरीके से आपका वो टेस्ट होगा, ठीक है ना। आपको कोशिश करनी है कि पूरे में से पूरे आप सही करो, एक की गुंजाइश नहीं छोड़ो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर से, इस यूनिट से, वो सारे के सारे रेलवे में आए हुए होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बनाऊंगा, ठीक है। वो रेलवे के आए हुए होंगे और वो क्वेश्चन सब आपको इन्हीं में से मिलेंगे जो मैंने थ्योरी आपको समझाई है, ठीक है। तो अच्छे से उन सभी को तैयार कर लीजिए आप, उनके मैं जल्दी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिस दिन आपकी क्लास होगी उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। जैसा कि आज आपने देखा, मैंने टेलीग्राम में एक न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपकी अप्रैल तक रेलवे में 1.5 लाख से अधिक जो वैकेंसी हैं वो भरी जाएंगी, ठीक है। तो लग जाइए, 101% आपकी वैकेंसी आएंगी फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी तक आपकी वैकेंसी आ सकती हैं। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अभी से लग जाइए, क्योंकि फिर आपके पास इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है। जो अभी कमर कस लेगा ना, उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो अभी भी आलस कर गया वो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।